मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे? बहुत बढ़िया। तो मैं शुरू करूं? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, टफ टाइम है वो लास्ट बट टफ पीपल डू, अर्थात कठिन समय जो है वो जिंदगी में कभी भी रहता नहीं है, लेकिन जो लोग कठिन होते हैं या टफ होते हैं वो जरूर मौजूद रहते हैं। आप देखिए मेरे सामने मुझे मयूर जी दिख रही हैं, इनकी इतनी हेल्थ इश्यूज हैं या जो भी हैं, उसके बावजूद भी आज ये इस प्रोग्राम में आई हैं, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चैंपियन है। मैं आपको सल्यूट करूँगा। मंडल साहब हैं, दुर्भाग्यवश बहुत कम उम्र में इन्होंने अपना बेटा खोया, उसके बाद भी आज ये यहाँ बैठे हैं। मैं सर आपको सल्यूट करता हूँ। अशोक दादा हैं, कौशिक भाई हैं, किस का नाम दूँ, मतलब आप इतने बड़े चैंपियन हैं, लेकिन आप सब लोग क्यों इतने बड़े चैंपियन हैं? क्योंकि आप लोग टफ हैं, इसलिए टफ समय जिंदगी में आपके आया चला गया, उसके बावजूद भी आप खड़े हैं। सो टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल ऑलवेज डू। सो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। उसके बाद आज मैं आपसे एक कन्फेशन करूँगा। भाई ये देख लेना, ये चल नहीं रहा। सो अगर आप दादा गतबारे হয়েছিল जी, इधर तुरंत मेहरबानी होगी। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज मैं जो भी कुछ आपको बोलूँगा अपनी जर्नी के बारे में, मुझे 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो मैं आज अपनी जर्नी आपके सामने रखूँगा और पूरी ईमानदारी से रखूँगा। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। मैं वैसे भी पॉलिटिकली करेक्ट कभी बात नहीं करता, आज भी बिल्कुल नहीं करूँगा, और इस उम्मीद के साथ अपनी बात आपके साथ में मैं रखूँगा कि जितने भी आप लोग आए हैं जगह जगह से, दूर दराज से, शायद मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं आपको प्रेरित कर सके, इंस्पायर कर सके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं हाथ जोड़ करके, और काली माँ और दुर्गा माँ, हाँ जी, काली माँ का शहर है, तो मैं उनका आशीर्वाद दे करके आपसे बात करना चाहूँगा, और पूरे तरीके से आज मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि मैं जो भी आज बोलूँगा बिल्कुल पॉलिटिकली मैं करूँगा। थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने कहा, मैं जो कुछ कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। भाई ये तो यहाँ से भी काम नहीं कर रहा यार, अब कौन से कोने में जाऊँगा? प्रभु आप मेरे को साथ दो। अच्छा, एक कमाल की चीज़, एक कोई बहुत बड़े महात्मा हो, उन्होंने अपने गुरुजी से एक बात बोली कि गुरुजी एक ऐसी कोई बात बताओ कि अगर मैं कितना भी कठिन समय में हूँ तो भी मैं रिलैक्स रह सकूँ, और अगर मैं बहुत सफल जीवन में हो रहा हूँ तो भी मतलब सफलता मेरे कपाल पे ना चढ़े या माथे पे ना चढ़े, ऐसी कोई बात है। तो गुरुजी ने एक चीज़ बोली कि भाई हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना। जी, साउंड की किसी को दिक्कत आ रही है भाई? हाँ ठीक है, बढ़िया। दारू भालो, अच्छा भालो, बहुत बढ़िया। तो मैं पहली बार कलकत्ता आया था, मैं प्रोग्राम करता, तो दारू बोल रहे थे। मैंने कहा रात को मैंने दारू पी, इन्हें कैसे पता लगा यार? ओके, सो गुरुजी ने एक चीज बोली कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। आज आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिनका पेचेक उतना ना हो जितना आप सोचते हो उतना होना चाहिए, राइट? शायद 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये आपका पेचेक हो और आपके खर्चे 10, 20, 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये टेम्पररी फेस है, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये बीत जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं 2008 में मैंने वेस्टी ज्वाइन करी, कलकत्ता आया मैंने कौशिक भाई मेरे सामने बैठे हैं, इनके सामने मैंने इनके साथ मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। उस समय इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। दादा शायद आपको पता नहीं याद आ गया होगा मेरी ये बात सुन करके। उस समय जब हम इंडिका में ट्रैवल किया करते थे
और बड़ी दुखद दौर से आप भी गुजर रहे थे, मैं भी गुजर रहा था। आप भी गरीब थे, मैं आपसे शायद ज़्यादा ही गरीब हूँ उस दौरान, राइट। लेकिन कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्पररी है। आज शायद आपकी टीवी 100 होती हो, 200 होती हो, 500 होती हो, 2001 के लिए भी शायद आप में से कुछ लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता हो, लेकिन ये दौर परमानेंट नहीं है, ये दौर जरूर भी देगा। मुझे आज वो दिन ध्यान आता है। अभी अशोक भाई सामने बैठे हैं, इन्होंने कहा दादा कहाँ ले गए थे तुम बस में? यार मैं नाम मेरे स्लिप हो गया। सिलीगुड़ी, हाँ सिलीगुड़ी चलना है। अब दादा ने क्या किया, एस्प्लेनेड से बस पे बिठा दिया 8-9 बजे की बात। दादा बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, सुनाई नहीं दे रहा। अरे भाई भैया देख लो माइक को यार, उसमें क्या करना है प्रभु। अब एस्प्लेनेड से मैं यार दादा बस में बैठ गए। अब 9 बजे साउंड को मतलब मैं साउंड में एक काम करो, CMD लिया, इसमें डाल चलो प्रभु। तो मैं सुबह 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे लोग सिलीगुड़ी पहुंचे। प्रेशर चरम सीमा और ऐसा आदमी सामने गाड़ी के डालिया ऐसे आदमी और भी कम नहीं होंगे, साउंड नहीं आ रहा उनको, मुझे साउंड का करो मेरे भाई। চুপ করলে সবাই শুনতে পাবে। তুই সাথে এবার চালু হয়েছে। दादा का सिलीगुड़ी याद आ गया, दादा ने सब बंद कर रखा था मेरा, और दादा का साउंड बंद है। अब देख लो ऐसी हालत हो रखी है। तो कहने का मतलब क्या है, अब बताइए। अब क्या करूं और क्या बंद करूं, कहाँ खड़ा हूं, कहाँ आपसे बात करूं, आप मुझे बताइए। सो हर चीज जो भी लाइफ में है, देखिए उस CMD आ गई। अब ठीक है, बढ़िया। सो हर चीज इस दुनिया में क्या है, वो टेम्पररी है। वो दादा का वो मुश्किल दौर, वो कौशिक भाई का मुश्किल दौर, वो उस समय था, आज नहीं है, राइट। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। आज जो भी समय है वो बीत जाएगा। आपको एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, राइट। चाहे वो आपकी स्ट्रगल ही क्यों ना हो। अब देखिए ये क्या बीतेगा क्या नहीं बीतेगा। अब ये माइक चला तो अब ये मेरा ये नहीं चल रहा, बताइए मैं क्या करूं, राइट। भैया कुछ इसका कर दो इलाज, जुगाड़। हमारे दिल्ली में जुगाड़ शब्द चलता है, आपके यहाँ चलता है मुझे पता नहीं। हाँ आप कह रहे थे वहाँ खड़ा हो जाओ, मुझे लगता है मुझे यहाँ खड़ा होकर काम करना पड़ेगा अपना। और जाता है सर यहाँ आके चल रहा ना, सर वहाँ नहीं चल रहा था, देखिए कोई बात नहीं सर, थैंक यू। सो हर चीज़ दुनिया में टेम्पररी है, चाहे वो आपकी स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी सक्सेस है। बहुत लोग मेरे से कई बार ये सवाल पूछते हैं, सर इतनी सफलता के बाद भी, मतलब आप देखिए मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता, कोई घड़ी नहीं पहनता, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता। मैं सिर्फ जब मेरी ड्रेस में आता हूँ तब मैं मेरी ड्रेस में रहता हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल आपको टी-शर्ट, निक्कर और बिल्कुल ऐसा मिलूंगा कि मुझे कोई पहचान नहीं सकता। तो कई बार मुझे जो लोग मिल भी जाते हैं तो वो बड़े डाउट भरे क्वेश्चन से पूछते हैं कि आप सिद्धार्थ सर हैं, मैंने कहा जी बताएं। और जी आप वेस्टीज से हैं, मैंने कहा जी बताएं। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है। जब सक्सेस परमानेंट नहीं है, स्ट्रगल भी आपकी परमानेंट नहीं है। आप कितनी भी मुश्किल दौर से क्यों ना गुजर रहे हों, ये जरूर भी है। सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे याद आता है कामयाबी का,
और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, राइट, वो है इस शख्स का जिनका नाम माइकल जैक्सन था। ये अमेरिका के एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। 8 भाई बहन के बीच में ये पले बड़े, और एक कमरे के घर में ये लोग रहा करते थे। इनके पिताजी ने इनको मात्र 3 साल की आयु में डांस में, सिंगिंग में लगा दिया, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे। और 20-21 साल तक ये व्यक्ति सिर्फ डांस करते रहे, गाना गाते रहे। मतलब इन्होंने कभी अपना बचपन नहीं देखा, इनको कोई दोस्त नहीं हुए, इन्होंने कभी कोई बचपन का खेल नहीं खेला जो मैंने और आपने हम सब ने एंजॉय किया होगा अपने बचपन को, इन्होंने कभी नहीं किया। उसके बाद ये दुनिया के इतने बड़े सुपरस्टार बने, इतने बड़े सुपरस्टार बने कि हॉलीवुड तो छोड़िए, दुनिया के बड़े से बड़े मतलब बिजनेसमैन, बड़े से बड़े राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सो कॉल्ड बड़े से बड़े लोग इनसे हाथ मिलाना चाहते थे, इनके साथ मात्र 2 मिनट 5 मिनट चाय पीने के लिए तरसते थे। और सिर्फ 48-49 की एज में इनकी डेथ हो गई। और इनके पैनल पर 8 से 9 डॉक्टर रहा करते थे, जिनकी फीस लाखों रुपए नहीं, सॉरी, ये तो अमेरिका में रहते थे, लाखों डॉलर महीना हुआ करते थे। और उसके बावजूद भी, यानी कि आप देखिए, इस व्यक्ति ने जीरो से शुरू हुई, इतने बड़े सुपरस्टार बने। और जब इनके कोई भी शो अनाउंस होते थे तो इनके शो की टिकटें बिक जाया करती थी मात्र 2 घंटे में। और इनके शो में कोई ऑडिटोरियम में नहीं होते थे, ओपन जगह में हुआ करते थे, क्योंकि उसमें 1 लाख 1.5 लाख लोग बैठा करते थे। और उसमें बाहर कंडीशन थी कि एम्बुलेंस का रहना जरूरी है, और कम से कम 200 एम्बुलेंस का रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनके जो फैन थे, इनको देखकर बहुत से इनके फैन बेहोश हो जाते थे। मतलब इतनी बड़ी स्टारडम इस व्यक्ति की थी। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन्वेंट किया ब्रेक डांस या मून वॉक डांस, जिसको कहा जाता है। सो उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। भाई साउंड दे दे यार, राइट। ये इस व्यक्ति की देन थी इस दुनिया में। मजा आया आपको देख के? दुनिया के पहले और शायद अंतिम सुपरस्टार जो अपना गाना खुद लिखते थे, अपना डांस खुद कंपोज करते थे, कोई कोरियोग्राफर की इनको जरूरत नहीं थी। इनमें इतना टैलेंट भगवान ने दिया था। इनकी ना गुर्बत या गरीबी परमानेंट थी, ना सक्सेस परमानेंट रही। आज आपके जीवन में देखिए, शायद आपके जीवन में 10 साल पहले कुछ ऐसे लोग होंगे, मेरे जीवन में थे। 10 साल पहले मेरे माता और पिता दोनों जीवित थे, आज नहीं हैं। तो आपके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद 10 या 15 साल पहले थे, लेकिन आज नहीं हैं। तो जब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो आपकी स्ट्रगल कैसे परमानेंट हो सकती है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। और जब बहुत सफलता मिले, जब आप बहुत सफल हो, अशोक भाई की तरह, कौशिक भाई की तरह, या सामने देव जी की तरह, या प्रवीर सर, शाकल भाई की तरह, हाँ प्रवीर की तरह, मैं आ रहा हूँ, वहाँ भी आ रहा हूँ। तो जब असफलता परमानेंट नहीं है, तो सफलता भी परमानेंट नहीं हो सकती। इसलिए जब असफल हो, इंतज़ार कीजिए सफलता आने का। जब सफल हो,
कभी भी सफलता आपके यहाँ ना चढ़े, बी वेरी नॉर्मल, बी एज डाउन टू अर्थ। इसके बाद आपको मैं कुछ और चीज बताना चाहूंगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है, बताइए। देखिए, उसका एक बहुत फेमस सॉन्ग है, कौन मुझे बता सकता है? माई हार्ट विल गो ऑन। नई जनरेशन ने बोला माई हार्ट विल गो ऑन, बिल्कुल सही बात है। तो उसकी जो सिंगर रही सेलिन डियोन, इनके कंसर्ट्स की कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इन्होंने कंसर्ट किए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लोग। हमारी औकात क्या है, मुझे समझ नहीं आता हम अपने आप को कितना सीरियसली क्यों लेते हैं। तो अपने आप को कभी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो जैसा समय है वो बीत जाएगा, अपना काम करते हुए चलिए। बहुत सिंपल सरल सी बात है। गॉट इट? गॉट इट? यस। बढ़िया, आगे चलें? यस। बढ़िया, चलिए कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। माई अर्ली ईयर्स, मसूरी एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां दूसरी क्लास में मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया था हॉस्टल में, क्योंकि वो चाहती थी मुझे उच्चतम शिक्षा मिले। कारण बड़ा सिंपल था, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो वो चाहते थे मुझे अच्छी एजुकेशन दे सकें। दोनों काम पे जाते थे, तो कोई पीछे देखभाल करने के लिए नहीं था। स्पोर्ट्स का शौक लगा स्कूल के दौरान में, क्रिकेट खेलना शुरू किया। मैं चाहता था उसी में अपना करियर बनाऊं। स्कूल का कैप्टन रहा, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। बहुत सारे मेरे साथ के प्लेयरों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और यहाँ से मेरी कलकत्ता में पहली बार आया था 1995 में। ईडन के सामने मोहन बागान का ग्राउंड आप में से बहुत सभी लोग जानते होंगे, आप में से जितने भी लोग यहाँ के हैं, उसके सामने कस्टम्स का ग्राउंड है। सो कस्टम्स से मैंने 1 साल खेला, दूसरा साल में माउंटेन स्पोर्टिंग से खेला। जब मेरा पहला साल था, रोहन गावस्कर ने राजस्थान पत्रिका से उस समय उसने खेला था, तो मैं वो कोलीग रहे, राइट। उसके बाद में मुरली कार्तिक, आकाश चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग मेरे 2 साल कॉलेज के जूनियर हुए हैं। हमने जब उसके कॉलेज की तरफ से उसका पहला मैच था, तो हमने 150 रन की पार्टनरशिप करी थी। तो मैंने प्री रणजी ट्रॉफी तक मैंने क्रिकेट खेली। मेरे को नी की इंजरी हुई, जिस वजह से मेरा स्पोर्ट्स का करियर खत्म हो गया। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब था। स्पोर्ट्स ने मुझे क्या सिखाया? स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया मेहनत करना। सुबह 5 बजे हमें उठाया जाता था, हम एक्सरसाइज के लिए जाते थे, दौड़ते थे, सब कुछ करते थे। डिसिप्लिन सिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, नेवर गिव अप एटीट्यूड। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, लाइफ में क्या होता है, आप हर समय जीत नहीं सकते। हर महीने आपकी पीवी बढ़ नहीं सकती। आपकी पीवी बहुत बार बढ़ेगी भी तो घटेगी भी। सो मंडे को अगर हम हारते थे तो अच्छी बात यह थी कि थर्सडे को हमें एक मैच और मिलता था जिसमें हमारे पास जीतने का मौका हुआ करता था। और थर्सडे को अगर हम अच्छा नहीं करते थे तो संडे को फिर से हमें एक मौका मिलता था जिस पे हमारे पास एक और चांस आता था। सो स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया लाइफ में कभी भी गिव अप ना करना, राइट। और मैं जितने भी आप में से जितने भी लोगों के बच्चे छोटे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने अपने बच्चों को कोई ना कोई स्पोर्ट जरूर खिलाइए, जो भी उनका इंटरेस्ट हो, बैडमिंटन हो, चेस हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, कोई भी हो, ताकि उनके अंदर में वो लड़ने की क्षमता आए जो उनको जीवन में चैंपियन जरूर बनाए। अच्छी चीज क्या थी उसी समय, क्योंकि लड़ने का जज्बा पैदा हुआ तो किताबें पढ़ने का शौक लग गया। उस समय क्या था, हिंदुस्तान में मोटिवेशनल किताब ना के बराबर मिला करती थी। रेलवे स्टेशन पर स्वेट मॉडर्न की किताबें बिका करती थी, सो वो पढ़ने का शौक हो गया। और 11वीं 12वीं के दौरान थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ ली। सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल, पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो ऐसी कुछ किताबें पढ़ ली जिन्होंने स्पोर्ट्स में तो उस समय जो मदद करी ही करी, लेकिन आज तक भी बहुत मदद करी। इंजरी हुई मैंने आपको बताया, जिस वजह से कामयाब नहीं हो पाए। एंड इसके साथ साथ क्या हुआ, जब मैं फाइनल ईयर में था, स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से मेरा स्पोर्ट्स का करियर खत्म हो गया। मेरी माँ ने मेरे को एक दिन बोला कि बेटा कुछ काम कर, मुझे घर चलाने में तकलीफ हो रही है। कारण ये था, मेरी माँ ने 22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया था। उस समय
उनके पास जॉब नहीं थी। मेरे फादर ने अपने अलग अलग बिजनेसेस किए थे और वो भी उस समय अच्छे नहीं चल रहे थे। सो टेली मार्केटिंग का एक काम पकड़ा। उस समय क्या था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तो यदि आपको कोई भी चीज़ किसी को बतानी है तो टेलीफोन के अलावा आपके पास कोई और जरिया नहीं होता था। तो दिल्ली में एक मार्केट है दरियागंज के नाम से। सो वहाँ की एक गारमेंट्स की शॉप थी, मतलब कपड़े बेचने की, और उसका हमने टेली मार्केटिंग का काम पकड़ा, जिसमें मुश्किल से उतने पैसे मिल रहे थे जिसमें से हमारा टेलीफोन का बिल चुकता हो पाता। लेकिन उस ज़माने में क्या था, मोबाइल तो नहीं थे, टेलीफोन का बिल आता था 2 महीने के बाद। लेकिन अभी अगर आप काम करते तो पैसे आपको तुरंत मिलते, तो वो काम हमने पकड़ा ताकि उस समय का राशन का या बाकी खर्चा चल सके। उसके बाद ऑडियो कैसेट्स का बिजनेस किया। उस दौरान क्या होता था कि आपको कोई भी अगर गाने सुनने होते थे तो म्यूजिक नहीं, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो मेरे दोस्त ऑडियो कैसेट्स की सप्लाई किया करते थे हम दुकान में जा करके, जिसमें ऑडियो कैसेट। उसमें दिक्कत क्या थी, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाइए, उसमें 2 सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आप में से बहुत से लोगों ने ट्रेडिशनल बिजनेस किया होगा, किसी ने किया, किसी ने कोई दुकान को चलाई, ट्रेडिशनल बिजनेस किया, कितने लोगों ने किया? एक दादा ने हाथ उठाया इधर, और किसी ने किया? आपने भी किया जी। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए क्या होता है, जब आप ऑर्डर लेने जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप पेमेंट लेने जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको कोई पैसे देता नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, अगर आपको किसी से 40,000 रुपये लेने तो क्या कहेंगे आपको, दादा कल आइए। आपने तो बड़ी तमीज से बात करते हैं, हमारे यहाँ तो इतनी इज्जत भी नहीं कोई देता, राइट। तो वो लोग कल आ जाइए। अब कल भी अगर आप जाएंगे तो 50,000 या 40,000 आपको एक बार में नहीं मिलेंगे। वो क्या करेंगे, आपको 5-10 हज़ार दे देंगे, बाकी कल आइए। वो कल कभी आता ही नहीं है। दूसरा, राइट, दूसरी उसमें क्या होता है, लोग वेट कराते थे पैसे लेने के लिए। वेट मतलब आप पैसे लेने गए, 10 मिनट इंतजार करिए, 20 मिनट इंतजार करिए, कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता था। तो ऐसा लगता था जैसे मैं मेरे पैसे मांगने नहीं आ रहा, मैं इनसे उधार मांगने आ रहा हूँ। तो बड़ा अजीब सी फीलिंग आती थी। और दुनिया में सबसे खराब फीलिंग होती है जब आप किसी से कोई मांगने जाते हो। अगर आपके अंदर थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो बहुत खराब चीज होती है कि आप किसी से पैसे मांगे, और वो भी अपने पैसे, ऐसे लगे जैसे मैं अपने पैसे नहीं, मैं इनसे उधार मांगने आया हूँ। तो मैंने उसको 1 साल के अंदर में वाइंड अप कर दिया। अब उस दौरान जब मैं सोच ही रहा था मैं क्या करूं, तो मेरे सामने एक चैलेंज और आया, या उस समय एक अच्छी चीज मेरे साथ में हुई, राइट। अच्छी चीज क्या हुई, राइट। 1998 में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोन आया। उसने मेरी माँ को बोला कि हिंदुस्तान में एक नया बिजनेस आया है, और अच्छा आप जा करके घर का एड्रेस दे दिया, वहां जाओ और वहां आप देखो। तो मेरी माँ गए, उन्होंने क्या किया, ड्राइंग रूम में सारे फर्नीचर निकाल दिया, 25-30 कुर्सियाँ लगा रखी थी। तो मेरी माँ बैठ गए। जनवरी का समय था। उन्होंने बताया इंडिया में एक नया बिजनेस आ रहा है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, और जो इंडिया में आने वाली है। अगर आप यहाँ से आप प्रोडक्ट लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप और लोगों को भी अपने साथ लाओगे, आपकी एक टीम बनेगी और उसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। बड़ी कमाल की चीज़ थी यार, मतलब डेली नीड के प्रोडक्ट के ऊपर में अगर आप इसको खरीदवाओगे पैसे मिलेंगे, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता था। उसके बाद उन्होंने कुछ अंग्रेज लोगों की तस्वीर दिखाई हमें, जो इस बिजनेस को पिछले 5, 10, 15 साल से कर रहे थे, और जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, बढ़िया पैसे कमा रहे थे। तो उस समय क्या था, ये कंपनी इंडिया में आई नहीं थी, आने वाली थी, एंड वो लोग पेपर पे नेटवर्किंग कर रहे थे। पेपर पे नेटवर्किंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यासीन को बुलाया, यासीन आया, उसको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उसने कहा, अब क्योंकि कंपनी लॉन्च नहीं हुई तो उसने कहा हाँ भाई मैं करूँगा। उसने आगे लिस्ट बना करके अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि कंपनी ज्वाइन नहीं हुई तो पैसे का फॉर्म का सिस्टम नहीं था, लेकिन बाकी सारा काम सेम चल रहा था। तो ये दौर था। 2 महीने के बाद में पता लगा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर में एक इंडियन कंपनी है जो ऑलरेडी 2 साल से चल रही है, और उसमें कुछ उसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए मैं मेरी मदर गए। तो वहाँ पता लगा कि सेम कॉन्सेप्ट है, और उसमें कुछ हमारे जैसे हिंदुस्तानी साधारण लोग हैं जो भैया 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक पहुँच गए थे।
1998 में आपको पता है 60-70 हज़ार रुपये कमाना कितनी बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय गैजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर की भी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं होती थी, उसकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं होती थी। मुझे आज भी याद है, कोलकाता में ही लाल बिल्डिंग है CMC करके, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राइट। दादा ने हामी भरी, तो दादा ने देखी, आप में से भी बहुत लोगों ने देखी होगी। उसमें मुझे स्पोर्ट्स बेस के ऊपर जॉब मिल रही थी, क्लास 4 की जॉब, जिसमें मेरी सैलरी थी 3,500 रुपये। तो ये हाल था। तो उस समय 50-60 हज़ार रुपये कमाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जब हमने देखा इंडियन लोग कुछ ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, तो हमें ये समझ में आया कि हमें ये इंडियन कंपनी में काम करना चाहिए। सो 3 अप्रैल की मुझे आज भी याद है, वहां से उम्मीद मिली, मेहनत करनी शुरू करी। 3 अप्रैल को प्रेजेंटेशन देखी थी 1998 को। आज क्या तारीख है भाई? 19 मार्च। 19 मार्च ही है ना? यस सर। बढ़िया। और 10-12 दिन में मुझे 25 साल इस इंडस्ट्री में कंप्लीट हो जाएंगे। वाओ। सो सबसे पहले वहां से निकले, मदर ने ज्वाइन किया, उन्होंने सबसे पहला फॉर्म मेरा भर दिया, वहां से मेरी एंट्री हुई। उस समय मेरी उम्र 21-22 साल की मेरी उम्र हुआ करती थी। बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था। चैलेंज क्या थे? सर्कल बड़ा लिमिटेड था। क्यों सर्कल लिमिटेड था? क्योंकि नेचर बहुत रिजर्व था। अगर घर में कोई आता था, मैं दरवाजा खोल के पानी देकर अपने कमरे में चले जाता था। जब तक वो जाते नहीं थे मैं निकलता ही नहीं था। किसी को देख के कर रहा हूँ, आप मत लीजिएगा, कोई बात नहीं। नेचर बड़ा रिजर्व था, जिस वजह से फ्रेंड सर्कल बड़ा लिमिटेड था। सिर्फ मेरे फ्रेंड जो मेरे स्पोर्ट्स के लोग थे, उन्हीं से सिर्फ मेरी दोस्ती थी। एंड दूसरी चीज क्या थी, मेरी अपलाइन थी मेरी मदर। तो मेरी मदर ने क्या किया, अपने बहन को अपनी मतलब ज्वाइन करा दिया अपनी लाइन में। ऑब्वियसली मेरी लाइन में नहीं कराया है यार। सो जिस वजह से क्या हुआ, जो मेरी आंटी हुई या मौसी हुई, वो मेरी क्रॉस लाइन हो गई। तो उनका जो बेटा हुआ वो मेरी सेम एज का था, अब वो मेरा क्रॉस लाइन हो गया। तो मैं दिल से चाहता था वो बहुत कामयाब हो, लेकिन क्या करूँ, वो था मेरा क्रॉस लाइन यार। अब मेरी माँ ने क्या किया, अपनी दोनों बहनों को ज्वाइन करा दिया, मेरे मतलब अपने भाई को, यानी जो मेरा मामा हुआ, उसको भी अलग लाइन में ज्वाइन करा दिया। तो मैं किसी भी रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली रिलेटिव सारे कॉमन थे। सो जिस वजह से सारे के सारे रिलेटिव मेरे क्रॉस लाइन हो गए। फ्रेंड सर्कल जिसका बेचारे का लिमिटेड हो, रिलेटिव जिसके सारे क्रॉस लाइन हो गए, वो बेचारा मैं था 1998 के अंदर में। और मैं रोज 25-30 लोग इनवाइट करता था शाम को बिजनेस मीटिंग के लिए, और रोज 30 लोग बोलते थे हाँ हम आएंगे। प्रॉब्लम क्या थी, मेरे घर से जो जहां बिजनेस मीटिंग होती थी, ऑफिस था। जैसे आपके यहाँ कलकत्ता में 2-2 कंपनी के ऑफिस हैं, DLCP अलग होंगे, तब ऐसा नहीं था। तो जो ऑफिस था वो था तकरीबन 30 किलोमीटर दूर। तो समय लगता था 1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक में। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे रोज मेरे 30-35 दोस्त जो मेरे बोलते थे हम तेरे लिए जान भी दे देंगे, रोज बोलते थे हाँ भाई हम आएंगे, आता कोई नहीं था। 99% कोई नहीं आता था। 1% मेरा दिन अगर अच्छा हो तो एक आध आदमी आ जाता था। तो ऐसा मेरा 1 महीना बीत गया। पहले महीने का मेरा चेक आया इस इंडस्ट्री में 155 रुपये, 155 रुपीज। आपके यहाँ आपकी भाषा में बोलूँ तो 155 टका ऐसे बोलते हैं ना आपके यहाँ पे। जी। उसके बाद दूसरा मेरा पे चेक आया 139 टका। और जब ऐसे बढ़िया चेक आपके आते हैं तो आपको पता है ना, आपके जो दोस्त होते हैं माल का आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको इतनी अच्छी बात बोलते हैं कि आपका मजा आ जाता है आपको सुनकर। समझ रहे हैं आप कौन सी बात बोलते हैं? यस। जो बात मैं यहाँ से नहीं बोल सकता, लेकिन आप सब समझते हैं, है ना। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ अलग बोलते हैं, आपके यहाँ पे बोलते हैं वो क्या बात आगे नहीं बोल सकते। तो इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। बाकी आप सब समझदार लोग हो यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हो ना, खुद ही समझ जाओ। तो ऐसा माहौल। अच्छा 2 महीने ऐसे बीत गए, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। दोस्त लोग मजाक उड़ा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये हाल है। ऊपर से क्या कहते थे, अबे तू तो कहता है इसमें लखपति बनेंगे। लखपति तो
दिल्ली का एक शब्द है घंटा बनेंगे, कह रहा इतने तो पैसे तूने पेट्रोल में लगा दिए। ये हाल। अब उस मेरे साथ एक अच्छी चीज़ क्या हुई, तीसरे महीने एक ट्रेनिंग थी, तो मैं भी ऑफिस गया हुआ था, रोज़ जाता था, तो ट्रेनिंग में मैं बैठ गया। तो वहाँ एक ट्रेनर आए हुए थे जो कि फॉरेनर ट्रेनर थे, जिन्होंने अमेरिका में, चाइना में, हांगकांग में इस बिजनेस को किया था। तो वो जो ट्रेनर थे उनकी मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, कमाल की ट्रेनिंग, 2-2.5 घंटे की वो ट्रेनिंग थी। जब वो ख़त्म हुई, पहली बार लाइफ में किसी ने बताया लाइफ में ड्रीम होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। इससे पहले स्कूलिंग कर ली, कॉलेज कर लिया, किसी ने नहीं बताया ड्रीम का मतलब क्या होता है। क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसे स्कूल में गया ही नहीं जहाँ कोई सब्जेक्ट होता हो। अब अगला पीरियड आएगा, इस पीरियड का नाम है ड्रीम। अगला पीरियड आएगा विजुअलाइजेशन, अगला पीरियड आएगा सक्सेस। हमें क्या सिखाया गया? मैथ्स, पाइथागोरस थ्योरम, ए साइड इज इक्वल टू बी साइड, हैंस प्रॉब्लम सॉल्व। वो वहां की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लाइफ की प्रॉब्लम उससे किसी की सॉल्व नहीं होती। जो बिल्कुल सच बात है। यस, है कि नहीं? राइट। सो जब वो ट्रेनिंग खत्म हुई, बड़ा मजा आया सुन के। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला, विजिटिंग कार्ड के डब्बे निकाले। उस जमाने में क्या होता था, मोबाइल फोन नहीं होते थे। तो मोबाइल फोन मतलब आम आदमी के पास नहीं होते थे, मतलब हमारे जैसे आदमी के पास नहीं होते थे, बड़े आदमी के पास हुआ करते थे। तो उस समय मोबाइल फोन आते थे 50,000 रुपए के, 60,000 रुपए के। और उस समय के 50,000 या 60,000 की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। और वो फोन होते थे इतने बड़े बड़े, मतलब वो अगर आप किसी के सर में मार दो, आपको ईंट की जरूरत नहीं है, उसका मरना तय है। इतने बड़े फोन हुआ करते थे। यस। अच्छा, उस समय क्या होता था, इनकमिंग कॉल के पैसे लगा करते थे। इनकमिंग के, वो देखो वो मैडम को इनकमिंग की टेंशन आ गई, वो अपना मोबाइल देख रही है या सबको दिख पा रही है, क्या कर रही है मुझे नहीं पता। तो इनकमिंग कॉल के पैसे लगा करते थे 16 रुपये पर मिनट। मतलब आपका फोन आया, आपने फोन उठाया, बट फोन तो होते ही नहीं थे, तो बड़े टेंशन में जिसके पास होता था हेलो, वो बड़ा 500 आदमी को दिखाता था, भाई साहब मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास मोबाइल फोन है। और सामने से अगर गलत नंबर निकल जाए और 16 रुपये कट जाए, तो उसके दिल पे उसकी आत्मा सब जल भून के राख हो जाती थी। ये वो हाल था। ठीक। तो इसलिए कोई सेल्फी का तो मतलब ही नहीं। अभी आप देखिए, अभी जरा सी देर नीचे गया, आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, आप लोग सेल्फी के लिए आ गए, लेकिन वो समय ऐसा नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास मेरे विजिटिंग कार्ड है, जिसको चाहिए ले लीजिए, इसमें मेरा डायरेक्ट नंबर है, जो जिसको भी दिक्कत हो बिजनेस समझने में वो मुझे कॉल कर सकता है, मैं उसकी हेल्प करूंगा। और अगर आप इसको अपनी जेब में रखेंगे तो ये कार्ड आपको प्रेरित करेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो सब लोग दौड़े, उनमें हम भी उनमें शामिल थे, हम भी दौड़ के भैया दौड़े। अब सब उनको छूने के लिए बेकरार थे। तो वहां से बड़ी ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कार्ड नहीं, वो 2-2 हज़ार रुपए के नोट बांट रहे हो। तो वहां से समझ में आया, भाई अगर तूने ये इस बिजनेस को पकड़ लिया जिंदगी में या कैरियर बना लिया, तो इतनी इज्जत मिलेगी। और समझ में आया कि उस समय उनको कंपनी देती थी साल के 1 करोड़ रुपए, यानी कि इतने पैसे मिल सकते हैं, इतनी इज्जत मिल सकती है। और दुनिया में हर एक आदमी चाहता है पैसे कमाना और इज्जत कमाना, तो मैं भी चाहता था। सो वहाँ से मैंने डिसीजन लिया, भाई इस बिजनेस को कैरियर के रूप में अडॉप्ट करूंगा, और किसी काम को करने की तो दूर है और कुछ सोचना भी नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर दिमाग में बिठा ली। बढ़िया। अच्छा, चैलेंज क्या थे? उस समय जो बिजनेस मीटिंग हुआ करती थी शाम को होती थी 7 बजे ऑफिस में। तो 7 बजे मीटिंग शुरू होती थी, खत्म होती थी 8, साढ़े 8 बजे, क्लोजिंग करते करते 9, सवा 9 बजे, घर पहुंचते हुए बज जाते थे 10, साढ़े 10 बजे। तो मेरी मदर साथ होते थे। फादर को बिजनेस ये पसंद नहीं था, और हमारे यहाँ पर जेंट्स या पुरुष प्रधान समाज है, तो जब तक मैं और माँ पहुँचते थे, पिताजी पहले आ चुके होते थे, घर का ताला खोल के अकेले बैठते थे, तो उन्हें ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग लेट आ रहे हैं, और वो गुस्से में हुआ करते थे 99.99%। 0.1 ज़्यादा ले ली हो तो मूड अच्छा हो गया तो मैं कह नहीं सकता। तो मैं मेरी माँ को एक बात बोलता था, मैंने कहा सुनो, हम घर जाएंगे, ये तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे, अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगी तो 10 मिनट के बाद 11वें मिनट में सब बढ़िया हो जाएगा, और अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो
आपकी रात काली हो जाएगी, आप कुछ बोलोगे, ये कुछ बोलेंगे, तुम्हारी दोनों की लड़ाई हो जाएगी, मैं तो खुद ही अपने कमरे में जाके सो जाऊंगा। तो आप देखो आपको क्या करना है। सो ऐसे हम एक दूसरे का सहारा या ढाढ़स बधाया करते थे, या हम एक दूसरे को ऐसे मैसेज सपोर्ट किया करते थे। ये हमारी घर की सिचुएशन थी। अच्छा, उस समय प्रॉब्लम क्या थी, मेरे फादर को लगता था ये पता नहीं इनको पैसे की कितनी भूख है, लेकिन बात ये नहीं थी। बात ये थी कि मेरी माँ बहुत महत्वाकांक्षी थी या एम्बिशियस थी, अगर अंग्रेजी में बोलूँ तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस किया गारमेंट्स का। उन्होंने रशिया में कुछ कपड़े भेजे जिसकी पेमेंट नहीं आई। अब ये बात उन्होंने पिताजी को नहीं बताई। सो जिसकी वजह से क्या था, उनके ऊपर कर्जा हो गया। कर्जा हो गया, उसका इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो पापा को ये लगता था कि इतने पैसे तो मैं देता ही हूँ जिनसे इनके घर के खर्चे चल जाए, फिर भी पता नहीं क्यों भागते फिरते हैं, कि माँ ने घर में बात नहीं बताई थी। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी, तो जो सिर्फ हम दोनों ही झेला करते थे, राइट। सो ये सारी चीजें रही उस समय लाइफ में। इसलिए हालात ऐसे थे कि सफलता ही के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। 1-on-1 करनी शुरू करी, होम मीटिंग करनी शुरू करी, लोग मीटिंग तक नहीं आते थे। तो एक बात समझ में आ गई, भाई इस बिजनेस में अगर लोग आपकी मीटिंग में नहीं आ रहे, आपको मीटिंग को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। बहुत सीधी और सरल बात समझ में आई थी उस समय 98 में। सो 1-on-1 करनी शुरू करी। 1-on-1 किसको बोलते हैं, ये एक आदमी को बिजनेस दिखाना, उसे बोलते हैं 1-on-1। होम मीटिंग करनी शुरू करी, एंड ये खुद ही नहीं करी, इसके साथ में डाउनलाइन को भी सिखानी शुरू कर दी। उस समय मेरी जितनी भी डाउनलाइन होती थी सब थे पार्ट टाइमर। तो सब लोग क्या थे, 9-9:30 बजे ऑफिस चले जाते थे, शाम को आते थे 6 बजे। तो शाम को 6 बजे के बाद बिजनेस प्लानिंग होती थी, मतलब यानी कि नए प्लान शो हम किया करते थे। उससे पहले सुबह के समय में घर से 5 बजे उठ के उनके पास जाता था, ताकि मैं उनको बिजनेस मीटिंग कैसे करनी है वो सिखा सकूं। सो ये काम मैंने करना शुरू किया, उनको बिजनेस सिखाना शुरू किया, प्रेजेंटेशन सिखानी शुरू करी, ये सारी चीज करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, और साथ साथ में बहुत रेगुलर था बिजनेस मीटिंग में। तो वहाँ क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ CNT होती है, वहाँ बोलते थे BOM मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। अशोक दादा को याद आ गया होगा, या कौशिक भाई को याद आ गया होगा, ये मेरी ही तरह बड़े पुराने चावल हैं। तो ये मेरे से भी ज़्यादा पुराने चावल हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, तो इनको याद आ गया होगा। तो वहाँ क्या होता था कि 4-5 लोग मिल के प्रेजेंटेशन किया करते थे, मतलब एक आदमी नहीं करता था। तो क्योंकि मैं रोज बिजनेस मीटिंग में जाता था, तो एक दिन प्रेजेंटर कुछ कम थे, तो उन्होंने मुझसे बोला आप मीटिंग करोगे? तो मैंने कहा जी आप बताएं जी क्या कर रहा है। तो उन्होंने मुझे एक स्लाइड करने को दे दी, मिशन स्टेटमेंट। दादा याद होगा आपको, पहली स्लाइड मिशन स्टेटमेंट हुआ करती थी हमारी जी। तो वो उन्होंने मुझे करने के लिए दे दी। मुश्किल से वो 2 या 3 मिनट की प्रेजेंटेशन थी। पहली बार मैं चढ़ा स्टेज पे, 70 लोग सामने बैठे हुए थे, और मैंने माइक हाथ में पकड़ा, मेरे सारे पसीने निकल गए। AC हॉल में मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कि कोई बुलेट ट्रेन चल रही है, और ऐसा लग रहा था दिल अभी बाहर आ जाएगा। यह हालत थी, बहुत डर लगा। पहले दिन डर लगा, दूसरे दिन फिर गया, फिर उन्होंने वो पार्ट दे दिया, दूसरे दिन भी डर लगा, पहले दिन से कम लगा। तीसरे दिन फिर वो पार्ट पकड़ा दिया, तीसरे दिन भी डर लगा, लेकिन पहले 2 दिन से कम लगा। अर्थात जिस चीज को आप करना शुरू कर दो, धीरे धीरे उसमें आप बेहतर होने लगते हैं। निपुण तो नहीं बोलूंगा, निपुण तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन उसमें आप बेहतर होने लगते हैं। और बहुत लोगों को पता है क्या लगता है, बहुत लोग क्या कहते हैं, जब मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगा ना, जब मैं स्टार बन जाऊंगा ना, जब मैं क्राउन बन जाऊंगा ना, तब मैं ये काम करूंगा ना। ये काम करेगा तो ब्रॉन्ज, स्टार या सिल्वर बनेगा, नहीं ये करेगा नहीं तो कभी बनेगा ही नहीं। सो मैंने बिजनेस मीटिंग करनी शुरू कर दी। अच्छा, इस बात का प्रभाव मेरी टीम के ऊपर बहुत बड़ा हुआ। मेरी टीम ने देखा यार ये मतलब यहाँ भी मीटिंग करने लगा, यानी कि हमारा लीडर जो है ना वो कुछ बड़ा आदमी बन गया है। बड़ा कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी नज़र में ऐसा इमेज बन गई, तो जिस वजह से टीम बनाने में बहुत सहायता मिली। अच्छा, अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था, दिसंबर का वो समय था, मैं एक दिन हेड ऑफिस गया मेरे, और उस दौरान क्या होता था, कोई भी इंटरनेट नहीं था, तो चेक ट्रांसफर होने का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। अभी तो आप देखिए कितने खुशनसीब है, 9-10 तारीख को आप देखते हैं मेरा पे आउट कितना आया, सबको पता लग जाता है। 10 तारीख को पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था।
है ना। उस समय आप पूछो जो 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 पुराने लोग हैं, अशोक भाई को याद होगा, कौशिक भाई को याद होगा, उस समय क्या होता था आपके अकाउंट में, अब सॉरी अकाउंट तो बहुत दूर की बात है, आपको कोरियर से चेक भेजती थी कंपनी, दादा सही है। उसके बाद आप क्या करते थे, एक पर्ची लेते थे, बैंक पे जाते थे, उसको जमा करते थे, जमा करने के 2 या 3 दिन बाद आपको पैसे मिलते थे। तो ये स्थिति थी उस समय। तो मैं मेरे हेड ऑफिस गया, तो जो हमारा डिस्पैच डिपार्टमेंट था उसके मैनेजर थे, उन्होंने पूछा सर आप आए हो, आप ये क्या आप चेक बाय हैंड ले लोगे? अच्छा, मतलब ये कितनी अच्छी बात है, अगर आपको कोई 2 दिन पहले आपको पैसे परसों मिलने हो, आज कोई दे दे, ले लोगे क्या भैया, दे दो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैंने कहा हाँ जी दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे को एक चेक पकड़ाया, वो चेक था ये अमाउंट है, ये अमाउंट मैं कभी नहीं भूल सकता। आप मेरे से पिछले महीने का चेक पूछो, मुझे नहीं पता, पिछले महीने का, उससे पिछले महीने का पूछो, मुझे नहीं पता। लेकिन पहली बार मैंने लाइफ में 10,000 रुपये से ऊपर कमाए थे, तो ये अमाउंट मैं कभी भूलता ही नहीं। तो उसने वो चेक दिया, मैंने देखा, और मैं वहां से निकल रहा था, मेरे मन में गाना चल रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ऐसा संगीत, ऐसा म्यूजिक मेरे मन में चल रहा था। तो मैं वहां से निकल करके मैं बस में बैठ गया, क्योंकि मुझे मेरे ब्रांच ऑफिस जाना था। अच्छा, ब्रांच ऑफिस में बैठा, बढ़िया, मेरे साथ में बस में था, उसमें गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं थी मेरे पास। तो एक व्यक्ति ना ऐसे करके बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा सर आप क्या करते हैं? बोला गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ऐसे करके बोला। मैंने कहा सर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने चाहेंगे? उसने कहा नहीं मैं बहुत थका हूँ, मुझसे बात मत करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो 3 स्टॉप बाद उसका स्टॉप आ गया, वो उतर गया। उसके बाद एक यंग लड़का आया मेरी तरह, और आ करके वहाँ बैठ गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या करता है? उसने कहा मैं इस कॉलेज से BA कर रहा हूँ। मैंने कहा गुड यार, एक्सीलेंट। मैंने कहा भाई आप अपनी पढ़ाई के साथ कुछ करना चाहोगे? तो उसने कहा अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं करना चाहूँगा, पार्ट टाइम में। मैंने उससे पूछा, तो उस समय पार्ट टाइम में अच्छे पैसे का मतलब होता था 5-7 हज़ार रुपये, फुल टाइम में बढ़िया इनकम 15,000 रुपये, 20,000 रुपये मैक्सिमम। तो जब मैंने ये चेक सामने उसके रख दिया 17,285 रुपये, उसने जैसे ही देखा बोला इतने पैसे, बोला कमाल है, इतने पैसे लेके मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैंने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोला चाचा के घर जा रहा हूँ। तो बोला इतने पैसे के लिए क्या करना है? मैंने कहा यार 3 स्टॉप बाद ना मेरा ऑफिस आएगा, तो वहाँ आप उतर जाना, वहाँ आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। पर आप तो चाचा के घर जा रहे हो यार, तो आप कैसे जाओगे? उसने कहा भाड़ में यार चाचा बाचा मेरे को। अच्छा, 3 स्टॉप बाद ऑफिस आया, वो उतर गया मेरे साथ, मैंने बिठा दिया उसको बिजनेस मीटिंग में। उसने मीटिंग सुनी, बाहर निकला, बोल भाई क्या करना? मैंने कहा ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भर दिया। बोलो कितने पैसे लगने हैं? उस समय 1950। अगेन वो याद, अशोक दादा को देख के और कौशिक भाई को देख के वो बातें आती, इनको याद होगा। तो उसने तुरंत चेक वेक काटा, ज्वाइन कर लिया, उसका मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मेरा नेटवर्क बनने लगा, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद में 1 साल कंप्लीट हुआ, माइंड में हर समय एक चीज घूमती थी, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, कुछ सूझता ही नहीं था, राइट? कुछ उसके अलावा जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता था। 1 साल कंप्लीट हुआ, जैसे हमारे यहाँ पर वैप होता है, प्रेस्टीज अवार्ड फंक्शन, तो वहाँ भी होता था। वहाँ उसका नाम कुछ और था, तो वो नाम फिलहाल नहीं बोलूँगा, बट ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ 1 साल कंप्लीट हुआ, बेस्ट न्यू प्रेजेंटर का अवार्ड मिला, बढ़िया अच्छी खासी लाइफ हो गई। अक्टूबर 99 में, यानी 1.5 साल के बाद में पहली कार खरीद ली, सेंट्रो कार थी, सफ़ेद रंग की, ये इसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में पहला फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया, यहाँ से हांगकांग फ्लाई किया। मुझे पता नहीं, शायद अशोक दादा उस ट्रिप में रहे होंगे, शायद रहे होंगे। दादा थे आप उस ट्रिप में? हैं 2000 में, आपका पहला ट्रिप 2000 में था जी। तो 99 में मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था, तो मैं हांगकांग गया। हांगकांग तक तो हमने फ्लाई किया था। उसके बाद में वहाँ से हम लोग बैठे क्रूज पे, शिप पे। तो उस समय शिप का बहुत बड़ा क्रेज हुआ करता था, सिर्फ कहानियाँ ही सुनी थी, यार ऐसा शिप होता है, मैं इतनी मंजिल उतनी मंजिल, इतना लग्जरी, इतनी लग्जरी, ये वो सब करके। और खाली मैं ही नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरी मदर भी फुल टाइमर थी, तो मेरे पेरेंट्स भी उस ट्रिप पे थे, मेरा मामा भी था, मेरी 6 डाउनलाइन और साथ में गई थी। तो बड़ा बढ़िया, मतलब सब कुछ चल रहा था। ये मेरे फादर
ये मेरे मामा, मेरी मदर, राइट, ये मेरे पेरेंट्स थे उस समय, उस ट्रिप के अंदर में। आप देख सकते हैं नवंबर 16, ये 99 की बात है, तो बड़ी पुरानी बात है, बट एनीवेज सो ये कुछ मोमेंट्स थे। ये उस शिप की तस्वीर है, राइट, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर को तो आप पहचान ही गए होंगे। उस ट्रिप में क्या था, हम लोग 4 दिन शिप पे थे, तो हमें चारों दिन, जब हम शिप पे थे तो शिप पे तो आप नहीं जा नहीं सकते, मतलब दोपहर बाद 2-3 घंटे घूमने के लिए कहीं भेजा जाता था, तो सुबह आपकी शिप पे ही हुआ करती थी। तो जो हमारे ट्रेनर थे तो वो ट्रेनिंग हमें दिया करते थे, और उन्होंने क्या किया था उस समय, पूरे हिंदुस्तान को जोन में बांट दिया था, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ईस्ट में ऑब्वियसली आपका कलकत्ता ईस्ट में आ गया, हम लोग दिल्ली से हैं तो हम नॉर्थ में चले गए, ऐसे वेस्ट साउथ इस तरीके से हो गया। तो जो भी ट्रेनिंग दी जाती थी उसके बाद कुछ प्रश्न, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो जो जवाब देते थे, जिस रीजन का जो जवाब देता था उसके हिसाब से मार्किंग दी जाती थी, मतलब एक कंपटीशन के तौर पे कर दिया था ताकि लोग सीख सकें। और लास्ट डे क्या था, हांगकांग में हमें एक दिन शॉपिंग का मिला। मैं शॉपिंग में नहीं गया क्योंकि अगले दिन शाम को हमारा फाइनल एग्जाम होना था। मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, अगर आज मैं शॉपिंग पे चला गया तो ये मेरा पहला और अंतिम ट्रिप हो सकता है, लेकिन जो इन्होंने सिखाया अगर वो मैं सीख लूँ तो मैं जब चाहूँ हांगकांग अपनी पैसे से आ सकता। ये उसकी गाला डिनर की फोटोग्राफ थी सर के साथ में जो मैंने आपको दिखाई। तो उसका असर क्या हुआ, उसका असर ये हुआ कि नवंबर का ये ट्रिप था, नवंबर का ये ट्रिप था। जनवरी में मेरा चेक 50,000 पहुंचा, और उसके बाद में अप्रैल में 70-75 हज़ार रुपये का मेरा पर्सनल चेक हो गया। इतने ही पैसे मेरी माँ को आते थे उस समय, 70-75 हज़ार रुपये महीना, मतलब आज से आप देखिए 23 साल पुराना, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अच्छे से अच्छे लोग भी इतने पैसे नहीं कमाते थे। तो हमारे घर में टोटल 1.5-2 लाख रुपए जाता था, हम टॉप पे थे। लेकिन लाइफ इज टफ, लाइफ में आसान कुछ नहीं होता। आप देखते हैं ना ECG चलती है ना, उसमें ऐसे 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 चलता रहता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, राइट। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में 2 साल मुझे इंडस्ट्री में हुए, मैं इतने पैसे कमाने लगा, कार खरीद ली, फॉरेन ट्रिप ले लिया, सुपरस्टार में बन गया। मेरी ज़िंदगी में अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन लाइफ इज टफ, राइट। उसके बाद में ना एक कमाल का इंसिडेंट हुआ। तो कमाल का इंसिडेंट आज मैं आपको बताता हूँ। मई 2000 में, अगले महीने, हिंदुस्तान में बाइनरी कंपनियों का आगमन हो गया। बाइनरी कंपनी समझते हैं आप? 2 टांग वाली, टक 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 टक, राइट। अब उन्होंने क्या सिखाना शुरू किया, उन्होंने सिखाना शुरू किया, अबे क्या नोनी, क्या स्पिरुलिना, हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट ही नहीं है, क्या चक्कर में पड़ रहे हो, समझाना कुछ है ही नहीं। अभी बात लोगों को समझ में नहीं, जब समझाना कुछ है ही नहीं मतलब बेचना कुछ है ही नहीं, तो हवा बेच रहे हैं। लेकिन उस समय लोगों को बात समझ में नहीं आई, राइट। तो उन्होंने क्या बताया, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अरे रुपए में, यार कौशिक दादा क्या यार, तुम 12-15 लाख रुपए महीने के, 12-15 लाख डॉलर में बात करेंगे, डॉलर में। तो उन लोगों ने भैया ये समझाना शुरू किया, अरे तुम्हारा पे आउट कब आता, 10 तारीख को, हर हफ्ते भाई साहब हमारे पैसे आते हैं हर हफ्ते। ओ भैया, अब ये उन्होंने कहानी समझानी शुरू कर दी। लालच में सब दौड़े। तो उस समय क्या था, मेरी टीम में 14 फुल टाइम लीडर थे, उनमें से 12 लीडर ने जाकर के वो एक कंपनी ज्वाइन कर ली। अब मुझे आजकल ना बड़ा अजीब सा लगता है, कई बार लोग आकर के कहते हैं सर मेरी टीम में ना एक लीडर चला गया, एक टीम चली गई। मगर एक लीडर क्या होता है भाई साहब, मेरी तो 90% टीम चली गई थी यार, वो 2000 में, तो क्या बात कर रहा है यार। तो आप देखिए, तो ऐसी सिचुएशन हुई। अच्छा, दिल्ली में उस समय क्या था, 80% मेरा नेटवर्क था, राइट, अब कंपनी का। और 80% हर सैटरडे इवनिंग हमारी बिजनेस मीटिंग हुआ करती थी, आप CNT बोल सकते हैं, वीकली CNT हमारी हुआ करती थी। और दिल्ली में एक जगह है लोधी रोड करके, उस जगह का नाम है। तो वहाँ जो बिजनेस मीटिंग होती थी उसमें 350-400 लोगों की सीटिंग होती थी, और उसमें 500 लोग बैठा करते थे। मतलब 500 लोग कैसे बैठते थे, यानी कि जो बीच में गैलरी है
इसमें भी लोग सीटें दिखती नहीं थी, लोगों के सर ही सर दिखते थे, और 14 में से 12 लोग भाग गए, राइट, फुल टाइम सो कॉल्ड लीडर, और उनमें से मेरा एक मामा भी था। तो अब अच्छा, जो लोग जाते हैं वो बेचारे इतने मतलब ईमानदार होते हैं अपने काम के प्रति, वो अपनी टीम नहीं लेके जाते, अपनी टीम तो बेचारे लेके जाते ही हैं, आपकी बची खुची टीम में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपको पता ना कितने ईमानदार होते हैं वो, मतलब उनमें एक अचानक नया जोश बढ़ जाता है जो वैसे यहाँ नहीं दिखता, एक जगह नहीं दिखता, दूसरी जगह जाते हैं तो पता नहीं अलग ही उनके अंदर में चार्जिंग आ जाती है, जैसे पता नहीं कौन से 4 चार्जर से इनकी चार्जिंग कर दी हुई। तो उस समय कोई बोलता था मेरे बारे में कि वो नहीं आया, बोला हाँ आएंगे, अभी आएंगे। अच्छा, मेरा खुद का मामा चला गया तो कंपनी भी डाउट के तरफ देखती थी, भैया ये चलेगा, ये पता नहीं कब जाएगा। तो ऐसी स्थिति, कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। बढ़िया, जब ये स्थिति बनी तो उससे क्या हुआ वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो कंपनी सस्पिशियस हुई, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, जो भी था। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस डाउन हुआ, डिप्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, राइट, माइंडसेट डिस्टर्ब हुआ, पहली बार ऐसा मैं फेस कर रहा था। लेकिन एक बात समझ में आई, एक बहुत बड़े पेंटर थे MF हुसैन साहब की तरह, जिनकी फोटोग्राफ्स की एग्जीबिशंस लगी थी, जो उन्होंने पेंटिंग लगाई थी, उसमें आग लग गई और उसमें कुछ बचा नहीं, तो सब लोग उनको कंडोलेंस कर रहे थे, संतावना दे रहे थे, राइट, कि कोई बात नहीं जी, इस तरीके से। तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कुछ लोग मेंटल डॉक्टर को भी फोन करने लगे, तो उन्होंने एक ही चीज बोली, देखो आप मेरे बारे में चिंता मत करो, अगर मेरे में टैलेंट था और ये पेंटिंग मैंने बनाई तो एक बार मैं बना सकता हूँ तो दोबारा भी बना सकता हूँ, और पहले से बेहतर बना सकता हूँ, राइट। और अगर मेरे में टैलेंट नहीं है तो बिना टैलेंट के भगवान ने इतनी इज्जत दे दी, इतना सम्मान दे दिया, तो भी तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए ना। मुझे भी बात समझ में आई, यार मैं 2000 में खड़ा हूँ, 98 में आया था, मैं किसको लेके आया था, मैं तो किसी को जानता ही नहीं था। तो अगर मैंने नेटवर्क बनाना सीखा, मैं तो कुछ नहीं जानता था, तो मैं दोबारा भी तो नेटवर्क बना सकता हूँ, राइट। और पहले से एक्सपीरियंस मेरे पास ज़्यादा है, मुझे बात समझ में आई। और अगर नहीं सीखा तो बिना किसी टैलेंट के भगवान ने गाड़ी दे दी, फॉरेन ट्रिप दे दिया, यार तो रो क्यों रहा है। तो ये बात मैंने समझा, मैं बिल्कुल कूल, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, वहाँ से मैंने रोना धोना बंद कर दिया और मैं बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल मस्त हो गया, और मैं और डिटरमिन्ड हो गया, यार अब और बड़ा करेंगे, राइट। अब और बड़े करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रिपोर्ट निकाली, फोन कॉल करने शुरू किए टीम में, उनको फोन कॉल किए। किसको फोन किए, सपोज मेरी लिस्ट में मुझे पता लगा प्रवीर है, तो मैंने प्रवीर को फोन किया। मैंने कहा प्रवीर भाई, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, आप ऐसे ऐसे जुड़े थे कंपनी में। बोला हाँ जी सर। मैंने कहा भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, अगर आप इच्छुक हो तो बताइए मैं आपसे कब मिल सकता हूँ। प्रवीर ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। अगला फोन विश्वनाथ को किया। मैंने कहा विश्वनाथ भाई, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, मैं ऐसे ऐसे आपकी अपलाइन में आता हूँ और आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, यदि आप इच्छुक हैं मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उसने कहा भाई मेरे घर आ जाओ। उसके घर चला गया, चाय पी। मैंने कहा भाई मिलके मीटिंग करते हैं। उसने टाल दिया। मैंने फिर अगला फ़ोन यासीन को किया। मैंने कहा यार यासीन भाई, ऐसे ऐसे मैं सिद्धार्थ सिंह बोल रहा हूँ, मैं भाई आपकी अपलाइन में आता हूँ और अगर आप इच्छुक हैं तो मैं आपके साथ में बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ। तो यासीन ने मुझे चाय पी बुलाया, मुझे चाय पी बुलाई और हमारी प्लानिंग भी आगे हो गई मीटिंग करने की। तो मैं ऐसे मीटिंग करने लगा, तो मैंने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, सर ये भाग गया वो भाग गया, क्या करें? एक ही चीज़ करें, एक्टिविटीज़ बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा T+P, इसका मतलब क्या है? सिंपल, टीम की एक्टिविटीज और पर्सनल एक्टिविटीज दोनों बढ़ा दीजिए। यानी टीम के लिए प्लान दिखाना और पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करना वो बढ़ा दीजिए। बहुत सिंपल सरल सी चीज है। सो ये काम मैंने करना शुरू किया। अच्छा, जब ये काम किया, इसके साथ साथ में ट्रेनिंग और बढ़ाई, प्लान शो बढ़ाया, इंडिपेंडेंट और पर्सनल सारे काम किए, सब कुछ किया, ट्रैवलिंग बढ़ा दी। मैंने ऐसे ही एक दिन, जैसे मैं आपको बता रहा था, एग्जांपल दे रहा था, मैंने एक लेडी को फ़ोन किया। मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे आपने इतना अच्छा बिजनेस आपको है, तो उसकी अपलाइन चला गया था उस कंपनी में। तो मैं उसके पास गया,
तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, वो डॉक्टर थी लेडी, राइट। तो उसने कहा मैंने कहा मैम मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उसने कहा मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मणिपुर से हूँ। मैंने कहा जी मैम। मैंने कहा बताइए मैम आपका हाँ बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैंने कहा मैम चलिए दोनों काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं तो अभी प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो नहीं जा सकती। हाँ मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा दूंगी, आप जा सकते हो। उस समय मैं कभी नॉर्थ इंडिया से बाहर नहीं निकला था, तो मैंने ट्रेन बुक करी। फ्लाइट तो उस समय होती बहुत कम थी और खर्चे बहुत होते थे, इतनी मेरी कमाई नहीं थी। तो मैंने ट्रेन बुक करी, मैं गुवाहाटी पहुंचा और गुवाहाटी से मैंने इम्फाल की मणिपुर की बस पकड़ ली। आज की डेट में बहुत शुक्रगुजार हैं, सड़कें पूरे इंडिया में बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन आज से 22 साल 23 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। 24 घंटे लगभग मेरे को लगे मणिपुर पहुंचने में, और 2 4 5 जगह ऐसे गड्ढे आए कि मैं उछला और मेरी खोपड़ी लगी छत पे और मैं नीचे आया। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। चलो जी पहुंच गए, बढ़िया इम्फाल में। अच्छा पहली बार वहाँ पता लगा कि यहाँ हिंदी बैन है। मतलब आप सोचो हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ हिंदी बैन हो, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। 5:30 6 बजे अंधेरा होते ही वो होटल वाला बाहर से ताला लगा देता था, होटल में बंद हो जाते थे। तो वहाँ इतनी उस समय मिलिटेंसी थी कि आपको बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। मैंने ऐसा कभी मॉल जिंदगी में नहीं देखा था, लेकिन मजबूरी है भैया, आपको काम करना, तरक्की करनी है तो भाई बढ़िया, आप जाओ मेहनत करो, धक्के खाओ जीवन में, राइट। आज की डेट में आप लोग तो बहुत सुखी हो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उस समय ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। सो ट्रैवलिंग अपनी बढ़ाई, ऐसी जगह ट्रैवलिंग करी। इसके साथ में ऐसी ट्रैवलिंग करना आसान नहीं था। 5:30 बजे के बाद करने को कोई काम नहीं, तो क्या किया, किताबें पढ़नी शुरू कर दी, किताबें और पढ़नी शुरू कर दी। अपने आप को बनाया नेगेटिव प्रूफ। अच्छा नेगेटिव प्रूफ क्या होता है? सिंपल, पहले बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ तो सभी जानते होंगे आप लोग, है ना, सब जानते हैं ना। ये एक मान लीजिए सूट है, ये बुलेट प्रूफ है, तो इसका मतलब क्या है, आप इसमें गोली मारेंगे तो इसका बुलेट का अंदर कोई असर नहीं होगा। तो नेगेटिव प्रूफ का मतलब क्या है कि कोई भी नेगेटिविटी अंदर ना जाए। तो कुछ एक फिलॉसफीज बनाई टीम में। क्या फिलॉसफी बनाई? मैंने कहा भाई देख, जो लोग चले गए ना, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। उन्होंने जो करना था करा, भगवान उनको तरक्की दे, उनको सद्बुद्धि दे। उनके बारे में बात करने से नेगेटिविटी के अलावा कुछ और मिलेगा नहीं, तो उनकी कोई चर्चा करेगा ही नहीं। तो ये एक रूल बनाया, राइट। पॉजिटिव मूवीज देखनी शुरू करी, और जैसे मैंने कहा कोई गॉसिप नहीं, यानी कोई फालतू बात नहीं। फालतू बात क्या होती है? अबे वो गया था, प्रवीर गया था, उसका तो 500 रुपये का चेक है, यहाँ से गया था, इतने रुपए छोड़ गए। तो प्रवीर का चेक 500 का हो, 5000 का हो, 50,000 का हो, 5 लाख का हो, 5 करोड़ का हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई कोई बात ही नहीं करता। सिंपल से कुछ नियम बनाए। ये नियम था बस। आप बिलीव करिए 6 से 7 महीने लगे, बिजनेस दोबारा वहीं पहुंच गया। 2000 में मई में ये काम हुआ था, 2000 एंड होते होते वापस दोबारा बिजनेस वहीं, वापस चेक वहीं। और उसके बाद में 2001 में जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप आया। वो ट्रिप के लिए मैंने क्वालिफाई किया अपने पेरेंट्स के साथ में, राइट। अब देखिए, एंड इस 2002 में साउथ अफ्रीका का ट्रिप आया। शायद इस ट्रिप में से कुछ ट्रिप अशोक दादा ने डेफिनेटली जरूर करे होंगे, शायद कौशिक भाई भी साथ रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं, राइट। ठीक है, 2003 में पेरिस, वहाँ क्या था, 2002 में जब हम साउथ अफ्रीका ट्रिप में गए तो कुछ लोग थे जो बिजनेस क्लास में, जिनको फ्लाई करवाया गया और उनको स्वीट दिया गया। तो ये एक लेवल था वहाँ पे डायमंड। हमारे यहाँ डायमंड नहीं, हमारे यहाँ के हिसाब से आप समझो तो DCD समझ लो आप, डबल क्राउन डायरेक्टर, लेकिन वो भी बिना डबल PB के, और 12 लाइन से LOB लेना, मतलब अच्छा खासी मेहनत वाला लेवल था। तो वो लेवल जब मैंने देखा कि इनको बिजनेस क्लास फ्लाइंग मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो 2003 में वो लेवल भी क्वालिफाई किया। पेरेंट्स के साथ में पेरिस गए, 2004 में स्विट्जरलैंड गए। उस समय हमें लगा कि लाइफ, हमसे बड़ा चैंपियन लाइफ में कोई है नहीं, हम सुपरस्टार, राइट। मजा आ गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, लाइफ इज यस। गौतम बुद्ध की पहली शिक्षा है कि लाइफ इज सफरिंग।
मैं सफरिंग नहीं बोलूँगा लाइफ को, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि लाइफ आसान नहीं होती भाई। जब तक जीवन है चैलेंज थे, हैं और रहेंगे। और सिंपल सी चीज़, राइट। 2001 में का ये ट्रिप है। उस समय देखो बाली साहब की बिल्कुल काली काली मूछें आपको दिख रही होंगी। इस समय मैं दिखाता हूँ तो मुझे डांटते हैं, तो गधा है तो दिखाता। क्योंकि हमारा रिलेशनशिप हमारा ऐसा है, इतनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग है, या इतने टाइम से बातचीत है, या जो भी है। ये फॉक्स स्टूडियो है जहाँ टाइटैनिक मूवी शूट हुई थी। आगे मेरी मदर है, बीच मैं हूँ, पीछे मेरी वाइफ है, राइट। ये सारी चीज़ें थी, मेरे पेरेंट्स हैं। तो 2001 का हमारा ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप था। उसके बाद में 2003 तक आते आते मेरी इनकम पहुंची 1.5 लाख रुपए। लगभग इतने ही माँ को पैसे आते थे, 3 लाख रुपए घर पे आते थे। हम दुनिया के सबसे बड़े सिकंदर, राइट। उस समय ऐसी सोच थी, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, स्कोडा कार खरीदी। शायद इंडस्ट्री की पहली कार होगी जो 12-15 लाख रुपए की उस समय किसी ने ली होगी, या 2-4 लोगों ने ली होगी, तो मैं कह नहीं सकता, राइट। सो ये उस समय की ओरिजिनल फोटोग्राफ है। ये मेरी वाइफ की गोद में मेरी बेटी दिख रही है, आज यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ती है, इतनी बड़ी हो गई। समय ऐसे ही बीतता है। तो ये 2003 की बात है। तो ये कार ली, सब कुछ लिया, नया घर ले लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, पर्सनल ट्रेजेडी हुई। पर्सनल ट्रेजेडी क्या हुई, मेरी मौसी का बेटा था, मेरा भाई हुआ छोटा, 8 महीने मेरे से छोटा था। तो उसकी शादी थी, उसके लिए मैंने एक कार खरीदी थी। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका मर्डर हो गया। उसकी वजह से मेरी मदर जा कर के पहले इन्वेस्टिगेशन में लग गई, फिर वकालत में लग गई, यानी कि वो पूरा अलग हो गया। आधा बिजनेस वो संभालती थी, तो वो इतना बड़ा मेरा सपोर्ट चला गया। उसी दौरान क्या था, उससे पहले या उसी दौरान मैं ये घर खरीद चुका था अपने लिए, राइट। सो ये हुआ, तो एक नया लायबिलिटी आ गई सर के ऊपर में, ठीक। ये कुछ था। आप देखिए डेट भी आप देख सकते हैं, 22/5/2004 है, राइट। नीचे आपको कैमरे की डेट लगी हुई दिख रही है। ये उस समय से उसी समय सिंगापुर का ट्रिप था, या जो भी था। 2005 में बड़ा टफ समय शुरू हुआ, और ये खाली मेरे लिए ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ समय था। इससे अशोक भाई रिलेट कर सकते हैं, कौशिक दादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक ही कश्ती पे सवार थे। 2005 में क्या हुआ, हमारी उस पुरानी कंपनी में उसके जो मालिक थे वो एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने एक मैनेजमेंट रखी हुई थी। मैनेजमेंट किसको कहते हैं, जो कंपनी को चलाती है। अच्छा, किसी भी नौकर का काम क्या होता है, कंपनी को चलाना, मुनाफा करके देना, प्रॉफिट करके देना। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कंपनी आपको 10 रुपये कब देगी, जब आप कंपनी को कम से कम 100 रुपये कमा के देगी, तभी तो कंपनी आपको 100 रुपये देगी, नहीं तो क्यों देगी। तो वहाँ क्या हुआ, नई मैनेजमेंट आई। अब मैनेजमेंट के जैसे मैंने आपको बताया काम क्या होता है कि मुनाफा करके देना। तो मुनाफे के 2 तरीके होते हैं, बिजनेस बढ़ाना या खर्चे कम कर देना। तो ये जो मैनेजमेंट आई, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सारे खर्चे कम कर दिए। यानी जितनी भी, जैसे हमारे यहाँ CNT होती है, इन्होंने वो बंद कर दिया। सेमिनार होता है वो बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। इन्होंने लाला को दिखाया कि देखो जी, इतने आपके पैसे बच गए, तुम्हारा हो गया प्रॉफिट। वो लाला जी भी इतने महान थे। अशोक भाई एक किस्सा सुनाते हैं, बहुत बार इनके ITC में इनको बुलाया था और इनसे पूछा तू क्या बेचता है। अब कंपनी में 350 प्रोडक्ट है। बोलो मालिक, मतलब जिसको इतनी बुद्धि नहीं, आज की डेट में वो दुनिया में नहीं है, भगवान वो जहाँ भी है, उनको मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप देखिए, इनसे पूछे तू क्या बेचता है, तो अब क्या बोले, जो भी है। तो उसके बाद इन्होंने जो भी जवाब दिया, इनके हाथ में चाय का कप था, वो इनके हाथ से खींच लिया। दादा सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके का माहौल कंपनी में बना। तो सारी चीज़ें सब बंद होती गई, बिजनेस मीटिंग बंद हुई, सेमिनार बंद हुए, प्रोडक्ट बंद हुए, सब बड़ा एनवायरनमेंट बड़ा नेगेटिव हुआ, चैलेंज बहुत सारे आ गए। ये 2005 में ये कहानी शुरू हुई, और उसके बाद में 2006 में चैलेंज और भी ज़्यादा आ गया। लेकिन उस समय क्या था, जो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, वो लोग तरक्की कर रहे थे।
तो कुछ लोग थे जो जिसकी तर्ज के ऊपर में मैं एग्री 82 में वाली साहब को बोल करके मैं यहाँ ला पाया। तो जो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे वो अच्छा बिजनेस कर रहे थे। तो अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ समस्या क्या थी, मुझे एग्रीकल्चर का छोटा ए भी नहीं पता था। तो काम कैसे करें जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप कभी गए ही नहीं हो। तो मैंने थोड़ा प्रोडक्ट को पहले समझना चाहा। तो मैंने एक लीडर को पकड़ा, मैंने कहा, वो मेरी टीम में भी नहीं थे बट गॉड ब्लेस हिम, मैंने उनको कहा भाई आप मेरे को एक मीटिंग दिखा दोगे? उन्होंने कहा हाँ भाई दिखा दूंगा। तो मैंने उनकी मीटिंग देखी तो मुझे समझ में आ गया ये जो प्रोडक्ट है जिसकी तरफ के ऊपर हम यहाँ एग्री 82 और बाकी प्रोडक्ट लेके आए, मैंने कहा ये खेती में खर्चे को घटाता है, पैदावार बढ़ाता है, प्रोडक्ट कमाल का है, इसके ऊपर काम करते हैं। पहली चीज प्रोडक्ट समझ लिया। चैलेंज नंबर 2 खेती के बारे में था भी नहीं पता। मदर के गांव में गया, वहां काम करना शुरू किया। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है। मैन्युफैक्चर समझते हैं? मैन्युफैक्चर मीन्स उत्पाद, ये सब बनाना पड़ता है। तो अगर आप रियल में तरक्की करना चाहते हो तो आप अपॉर्चुनिटी को, मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे लोग खत्म हो गए। मुझे ये बात कभी आज तक समझ में नहीं आई। हिंदुस्तान में कोई भी चीज खत्म हो सकती है, सर लोग कैसे खत्म हो सकते हैं? कभी आप मुझे ये बात बता दीजिए। जी, मैं पहली बार 2012 में यूएस गया, तो वहाँ न्यूयॉर्क से मैंने ट्रैवल किया जहाँ नायगरा फॉल्स है, और 100 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं दिखा। आप मुझे कभी बता दो इंडिया में कभी आपने ऐसा देखा हो कि 10 मिनट भी आपके ना आगे गाड़ी ना पीछे गाड़ी? कभी देखा किसी ने? मन का देखा? आप देखिए, सुबह में फ्लाइट में बैठा, इधर पूरी फ्लाइट फुल। ट्रेन में तो ऐसी जगह नहीं मिलती, बस में वैसी जगह नहीं मिलती। जनरल में 80 सीट होती है तो 800 लोग घुसा हुआ होता है। उसके बाद आदमी कहता है मुझे लोग खत्म हो गए। यार लोग कैसे खत्म हो सकते हैं? यार कमाल है यार, हिंदुस्तान में सब कुछ हो सकता है, लोग खत्म नहीं हो सकता। यहाँ की प्रोडक्शन बड़ी तगड़ी है, कोई मानता ही नहीं है, कोई रुकता ही नहीं है। सही है गलत? तो अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है, बशर्ते आप वो रियली दिल से चाहते हो। तो मुझे ध्यान आया यार, मेरे मामा का एक दोस्त था जो दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है मुजफ्फरनगर, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ के आसपास क्या है, 1200-1500 किलोमीटर दूर सब गाँव ही गाँव है। तो मैंने कहा इस आदमी को पकड़ते हैं। पकड़े तो पकड़े कैसे? वहाँ उसका कोई फ़ोन नंबर नहीं, कोई फेसबुक पे नहीं, कुछ नहीं। यार याद आया, इसके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े फेमस लॉयर थे। तो मैं पहुँच गया वहाँ के हाई कोर्ट। मैंने जाके एक लॉयर से पूछा, मैंने कहा जी आप हुकुमचंद मलिक को जानते हो? बोला मैं नहीं जानता। दूसरे से पूछा, उसने कहा हाँ जी मैं जानता हूँ। मैंने कहा सर आपको उनका घर पता है? कह रहे यार घर नहीं पता, लेकिन हाँ नाम सुना। 5-6 से पूछा, सबने मना कर दिया। 7वें लॉयर ने बोला हाँ सर वो कह रहा मैं घर तो नहीं पता, लेकिन ये एरिया पता है, हमारे रहते हैं। जैसे बड़ी ईसा में रहते हैं, शाम बाजार में रहते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। सो एरिया पता लग गया, वहाँ चले गए। वहाँ पूछा जी ये हुकुमचंद मलिक साहब बहुत बड़े एडवोकेट है जी, आपको उनका घर पता है? 5 ने मना कर दिया। 6ठे आदमी ने कहा ये नहीं पता घर कौन सा है, लेकिन हाँ वो दूसरी या तीसरी गली में रहते हैं। इतना ही चाहिए होता है। अंधे आदमी को लकड़ी का सहारा बहुत होता है, डूबे को तिनके का सहारा बहुत होता है। जो आदमी करना कुछ चाहे तो, ना करना चाहे तो 100 कारण है। तो मैं उनकी गली में पहुंच गया। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे उनका मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो मिले, उनके बेटे मिले। मैंने कहा मामा नमस्ते। बोला हाँ बेटा नमस्ते। मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चर बड़ा कमाल का, आपके आसपास सारे खेत हैं और बड़ी खेती होती है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। उनके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। बढ़िया। उससे पहले क्या था, अब उस कंपनी में क्या था, कोई हमारी ड्रेस कोड नहीं था, लेकिन फिर भी हम टाई सूट पहन के काम जरूर करते थे, बाबूजी बन के काम करा करते थे हम डॉक्टरों के इंजीनियरों के साथ में। अब वहाँ गांव में काम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ गांव में अगर आप भाई उठा दी यार, तो गांव में अगर आप सूट पहन के घूमोगे तो कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो वहाँ कुर्ता पजामा आ गया, राइट। गर्मियों में काम करना शुरू कर दिया। रोड बड़ी खराब थी उस समय। क्या था, हाँ थैंक यू। तो उस समय क्या था कि लाइट आती नहीं थी, रोड बड़ी खराब थी, मुश्किल से 2 घंटे लाइट आती थी। अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है
और पॉलिटिकली कोई बात बोलूँगा नहीं, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेना भी नहीं चाहिए, पता नहीं कौन क्या बैठा हो, तो छोड़ दो उसको। लेकिन सिचुएशन बड़ी ख़राब थी और गर्मी, और मुझे गर्मी से बड़ी नफरत है। आज भगवान की बड़ी कृपा है, घर में 16 एसी लगे हुए हैं, बाथरूम तक में एसी है। आधे घंटे पहले गर्मी में बोल देता हूँ भाई एसी ऑन कर देना, आ रहा हूँ। लेकिन उस समय वहाँ लाइट ही नहीं आती थी, कुछ था ही नहीं, ना पैसे थे ना कुछ था, बहुत सारी ये सारी समस्याएं थी लाइफ के अंदर में। सो कुर्ते पजामे के ऊपर आए, गांव में काम करना शुरू किया, लाइट आती नहीं थी, मैंने आपको बताया, सड़कें खराब थी, फिर बढ़िया। लेकिन और एक वीडियो है सीक्रेट करके, आप में से कितने लोगों ने सीक्रेट का वीडियो देखा है? जी आपने देखा है, आपने देखा है जी, जितने भी काफ़ी सफल लोगों ने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कृपया करके ना उस वीडियो को देख लेना। तो वो वीडियो मैंने देखा, उस समय वो हिंदी में नहीं था, अंग्रेजी में था। तो मैंने देखा, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस वीडियो को देख के। मैंने कहा यार ये तो टीम को दिखाना चाहिए। अब टीम में उस समय लोग कैसे थे, सारे मेरे डॉक्टर इंजीनियर तो ख़त्म हो गए, और मेरे साथ में सारे गमछे वाले और कुर्ते पजामे वाले ऐसे लोग मेरी टीम में, टोटल देहाती। अब देहाती वो भी नॉर्थ के देहाती तो और भी कुछ अलग ही होते हैं, मतलब हम आपके यहाँ भी अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़े से और ज़्यादा अलग होते हैं, थोड़े और उनका लेवल जो होता है ना पूरा टॉप क्लास होता है, ऐसे देहाती। तो उनको मैंने वो सीक्रेट का वीडियो दिखाया। मैंने सोचा यार जितने मैं इंस्पायर हुआ हूँ, ये भी इंस्पायर होंगे इसको देख के। अब वो इंस्पायर तो जब उनकी कुछ पल्ले पड़े, उनके लिए वो सारी शोएब अख्तर की बाउंसर थी जो खोपड़ी से ऊपर जा रही, उन्हें समझ कुछ नहीं आई। 1.5 महीने मैंने ट्रांसलेट खुद करा अपने घर में बैठ करके, क्योंकि पैसे नहीं थे कि मैं स्टूडियो में जा करके उसको ट्रांसलेट कर सकूं, राइट। एनीवेज, सो ये सारे काम करे। 2007 में मेरा ही नहीं पूरी इंडस्ट्री का लोएस्ट एवर पीरियड था। आप 2007 की पूछ लो, सामने अशोक दादा बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लो 2007 में इनका क्या हाल था। 2007 में आप कौशिक भाई से पूछ लो इनका क्या हाल था। सबके हाल बुरे, बस कल सांस आएगी नहीं आएगी ये नहीं पता होता था, EMI जाएगी नहीं जाएगी ये नहीं पता होता था। अभी मैं याद कर रहा था, दादा को याद दिला रहा था, कौशिक भाई को। मैंने कहा जब आपको प्रोस्टेट हुआ था आपको याद होगा, मतलब इतनी समस्या से मतलब हम सब लोग गुजर रहे थे, क्यों दादा। सो 2007 में पूरी इंडिया के लिए सबसे बड़ा टफ टाइम, पूरी इंडस्ट्री के लिए। कर्जे, ओ डेबिट कार्ड के कर्जे, क्रेडिट कार्ड के कर्जे। अच्छा एक चीज बड़ी लाइफ है ना, बड़ी कमाल की होती है। आपने कहावत सुनी होगी, ऊपर वाला जब देता है छप्पर हार के, और जब लेता है तो डबल छप्पड़ फाड़ के लेता है। तो ये भी आप सुनो, बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा मैम इतना रिलेट करेगी कि इनको इतनी हंसी आएगी, बढ़िया, चलो अच्छी बात है जी, सच बात है। तो उस समय क्या था, जो मैंने आपको घर दिखाया, वो घर लिया था, वो घर था मैंने ICICI बैंक से लिया हुआ था। अच्छा बढ़िया, एक दिन मेरे पास फोन आया, बोले हम जी मनी कैपिटल से बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी बोलो। बोला आप लोन अगर हमारे पे ट्रांसफर करा लो, हम आपको 5 लाख रुपए ऊपर से दे देंगे। ओहो, मरता क्या ना करता, मतलब गरीब आदमी को तिनके का सारा मिल जाए, 5 लाख तो 5 रुपए को ही दे दे। तो उस समय आदमी हम नहीं छोड़ते थे भाई, ये हाल थी हमारे। वो मैंने कहा दे दे भाई दे दे। अच्छा उस समय जब आप लोन लेते हो तो वो आपसे कराते हैं साइन। कितने साइन कराते हैं कोई बता सकता है? 200-400 कितने? अबे 1000 से ऊपर। वो अपना साइन भूल जाता, अपना नाम भूल जाता, अपने बाप का नाम भूल जाता आदमी। भाई साहब इतने साइन कराते हैं यार, तू 40-50 बोल रहा, तुम्हारे बैंक वाले कलकत्ता के तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो काम मेरे साथ हुआ। अच्छा 13 साल का लोन था जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में था, जो उन्होंने मुझे बताया था। 6-7 महीने के बाद में मैं एक दिन घर गया, वो मेरी माँ ऐसे सर पकड़ के बैठी हुई। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही जो हमने लोन लिया था ना बेटा वो 39 साल का हो गया। मैंने कहा क्या? बोला हाँ 39 ईयर्स, 13 ईयर लोन कन्वर्टेड टू 39 ईयर्स। ओ भैया कैलकुलेट किया। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। मैंने कहा मेरा बेटा भी बुढ़ा हो जाएगा ये लोन चुकाते चुकाते। भाई साहब ये हाल थे। 13 ईयर कन्वर्टेड टू 39 ईयर। अच्छा बढ़िया। अच्छा उस समय जब आपको ऐसा पता लगता है, गुस्सा बहुत आता है, सब कुछ आता है, आप क्या कर सकते हैं? आप जाते हो बैंक, आप उसके बाद बैंक वाले क्या कहते हैं, जो भी है कि आपने साइन कर रखे हैं, फिर आप क्या करते हो, आप जाते हो कोर्ट में।
उन पे घंटा असर नहीं पड़ता। उन्होंने इतने वकील रखे हुए हैं, तुम्हारी हालत खराब कर देंगे, भाई साहब तुम जाके लड़ते रहो उनसे। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये है जीवन की हकीकत, यस राइट। 13 ईयर कन्वर्टेड टू 39, कर्जे और डेबिट कार्ड के और दुनिया जहान की समस्याएं। ओह, स्कोडा बड़े शौक से खरीदी थी और बड़े सुपरस्टार थे उनकी, भाई साहब डिग गई। सेकेंड हैंड कार लांसर कार आ गई, राइट, उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा। और जब ये सारी चीजें आपके जीवन में हो तो एक चीज आपको बिल्कुल, वेस्टीज तो फिर भी एक रुपए में प्रोडक्ट देती है, एक चीज के 1 रुपए भी नहीं लगता, बिल्कुल मुफ्त मिलती है। क्या? स्ट्रेस, तनाव। और जब ऐसी चीजें आपके जीवन में गुजर रही हों तो आपको पता है ना, घर जाते ही कितनी इज्जत मिलती है आपको घर में, आपको मालूम है? कमाल की इज्जत मिलती है, कमाल की मोहब्बत होती है घर में जाते ही। घर में जाते ही घर वाले कहते हैं आओ बेटा आओ, हाँ मेरे डार्लिंग आ गए, है ना, ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं। आप समझ गए ना कैसे शब्द मिलते हैं।